नमस्कार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में और इस सीरीज के पहले कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। पावर ब्रेकफास्ट में मार्केट्स के लिए कल का दिन एक रेंज बाउंड सेशन था। हालांकि सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट्स के अंदर जरूर कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी जो मार्केट्स के अंदर अभी भी एक ओवरऑल ब्रेथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आज के लिए भी जो अभी तक संकेत है वो करीब 13-14 अंक ऊपर एसएस निफ्टी कामकाज करते हुए 10399 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मेजरली जो मार्केट्स में है वो हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट टेकिंग जरूर रही है। शुरुआत में ये जो तेजी थी ये 30 से 35 अंकों के आसपास की थी, लेकिन अब करीब 13-14 अंक ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं। ये मान के चल सकते हैं कि आज के लिए भी जो बाजार है वो एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। निकेई, स्ट्रेट टाइप, शंघाई, ये सभी मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव बाय साथ कामकाज कर रहा है। स्ट्रेट टाइप्स में खाली थोड़ी खरीदारी और हैंग सेंग और कोस्पी भी करीब 1% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बाकी जो इंडिसेस हैं वहां से फ्लैट टू पॉजिटिव बाय साथ कामकाज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत समझ लेते हैं। हमारे साथ संदीप मौजूद भी है। संदीप, मेजरली क्रूड जो है वो एक ट्रिगर बन के सामने आया, 2% के आसपास का उछाल वहां पर देखने को मिला है, लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स तो हरे निशान में है। भारतीय बाजार क्यूज नहीं ले पा रहे हैं फिलहाल। देखिए, मान के ही चलना चाहिए कि फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत है आज इंडियन मार्केट्स के लिए। एज निफ्टी पॉजिटिविटी की इंडिकेशन दे रहा है, हायर लेवल से जरूर रिट्रेस हुआ है, लेकिन आज एशियन मार्केट की जो शुरुआत है वो मोर लेस पॉजिटिव टोन के साथ ही देखने को मिली है। इनफैक्ट इसमें जो एक मेजर ट्रिगर वो ये है कि डॉलर इंडेक्स जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा था अब वो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से रिट्रेस होता हुआ दिखा है। 90 के पार भी पहुंच गया था, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स में पॉजिटिव साइड पे आज जरूर देखने को मिल रहा है। निक्के जैसे मार्केट्स और हैंग सेंग जैसी जो मार्केट्स हैं वो एशियन मार्केट की जो तेजी है उसे कहीं ना कहीं लीड करते हुए दिख रहे हैं। कल अगर आप यूएस के मार्केट्स की क्लोजिंग भी देखें तो मिली जुली क्लोजिंग थी, लेकिन डाउ में अच्छी बात यह है कि करीब करीब 165 पॉइंट के आसपास से गेंस देखने को मिले थे। हायर लेवल से ये इंडेक्स भी रिट्रेस होता हुआ दिखा, करीब 194 पॉइंट्स के आसपास का ड्रॉप था, लेकिन मोर और लेस देखा जाए एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो उसको कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स आप देखिए आज एक पॉजिटिव संकेत के तौर पे देख रहे हैं। नैस्डैक लगातार चौथे दिन गिरकर बंद हुआ। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो ब्याज दरें हैं वो तेजी से बढ़ सकती हैं, यही एक डर है जो कि यूएस के मार्केट को सता रहा है, जिस वजह से डाउ भी अपनी जो बढ़त है उसे बरकरार नहीं रख पा रहा है। अगर आप देखें 2-3 दिन से ऐसे ही कारोबार देखने को मिला। नैस्डैक लगातार चौथे दिन गिर के बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स कल मिले जुले बंद हुए, लेकिन अच्छी बात यह थी कि निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। शायद ये एक और पॉजिटिव संकेत है जिसे एशियन मार्केट्स पॉजिटिव के तौर पर ले रहे हैं। और एक और बात पॉजिटिव जो कि एशियन मार्केट्स में देखने को मिली वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के संदर्भ में, हालांकि इकोनॉमी के संदर्भ में ना हो, लेकिन क्रूड 2 हफ्ते की ऊंचाई पर फिर से पहुंचा है। यूएस में कल तेल भंडार के आंकड़े आए थे। अनुमान यह किया जा रहा था कि करीब करीब 18 लाख बैरल के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। इसके विपरीत 16 लाख बैरल की कमी देखने को मिली। तो इससे क्रूड को कहीं ना कहीं लो लेवल से सहारा देखने को मिला, जिस वजह से 2 हफ्ते की ऊंचाई पर क्रूड के प्राइसेस हैं, जिस वजह से ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर आप देखें एशियन मार्केट्स में भी और यूएस में भी कल काफी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इंडियन मार्केट के लिहाज से, क्योंकि हम क्रूड डिपेंडेंट इकोनॉमी है, इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर, लेकिन ओवरऑल एशियन मार्केट से देखा जाए तो संकेत आज पॉजिटिव के तौर पे देखने जाने चाहिए। कल वैसे भी एक्सपायरी हो चुकी है, जो वॉलेटिलिटी का सिलसिला वो खत्म हो चुका है। तो अगर मेनली एशियन मार्केट के क्यूज के बेसिस पे अगर आप जाएं सुमित, तो संकेत पॉजिटिव कहना चाहिए। मान के चलें कि स्टील एंड गैस सेक्टर जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड जहां पे खरीदारी है भारतीय बाजारों में भी रहेगी। देखिए, जो क्रूड उत्पादक कंपनियां हैं उनमें भले ज्यादा एक्शन ना देखने को मिले, लेकिन एक बात साफ है कि जो ऑयल एंड गैस एंसिलरी सर्विसेज हैं, जिसमें ड्रिलिंग और ऑफशोर सर्विसेज वाले स्टॉक्स आते हैं, जिसमें आबान, सिलान जैसे स्टॉक्स हैं, इनमें जो एक्शन है वो हो सकता है शायद काफी स्ट्रांग देखने को मिले। चलिए, तो आपको सेक्टर्स भी बता दिए गए हैं जहां पर आज आपको नजर रखनी होगी। शेयर भी संदीप ने आपको बताए हैं। इसमें ऑटो एंसिलरी, माफ कीजिएगा, तेल गैस से जुड़ी जो एंसिलरी कंपनी जैसे कि अबान हुआ, सिलान हुआ, दीप इंडस्ट्री, HOEC जो कंपनियां हैं, इनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। वहां पर हो सकता है कुछ तेजी आते दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका सभी ये खबर पूरी समझाने के लिए। इसके अलावा एक बार FIS-GIS का आंकड़ा देख लेते हैं कि FIS-GIS के आंकड़े में अभी भी जो बिकवाली है FIS की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। पहले बाजार की रेंज जहां पर निफ्टी, जब बाजार पर जी बिजनेस का व्यू, जहां पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो रेंज रहेगी वो 100 अंकों के आसपास रहेगी। 10,300 10,400 के आसपास की एक रेंज मार्केट जो है वो होल्ड कर सकता है। इस तरह का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। साथ ही साथ बाजार के लिए इंडिया विक्स, क्योंकि 10% के आसपास की गिरावट यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी, तो ये एक और क्रूशियल ट्रिगर रहेगा जिसको मार्केट जरूर क्लोजली वॉच करेगा। उसके अलावा
हो सकता है जो मार्केट्स में अब जिस तरह का एक टिक्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह के साइन आ रहे हैं, शायद जो गिरावट है वो ऑलमोस्ट अब डन है, क्योंकि मिड कैप में काफी करेक्शन आ चुका है, हायर लेवल से स्मॉल कैप भी काफी करेक्ट हो चुका है। तो अब मार्केट कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद शायद कुछ यहाँ पर जो मूव है अपवर्ड साइड पे वो आता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन जो एक सिलेक्टिव एक्शन है, वो सिलेक्टिव स्टॉक्स जो है उनमें एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा और शायद मार्केट उसके अकॉर्डिंग ही मूव करे। लेकिन PSU बैंक्स क्रूशियल रहेंगे क्योंकि न्यूज फ्लो काफी स्ट्रांग है, तो न्यूज फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, अब FIS के आंकड़ों के ऊपर भी कोई नजर डाल लेते हैं किस तरह का रुझान है। FIS की बिकवाली 2335 करोड़ रुपए की बिकवाली FIS तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी और 1060 करोड़ रुपए की खरीदारी DIs की तरफ से हुई थी। आपको बता दें कि कल के जो ट्रांजैक्शंस हुए उसमें कुछ बड़े ब्लॉक डील्स हुई थी जिसके आधार पर भी ये सौदे होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन 2335 करोड़ रुपए की बिकवाली FIS तरफ से, और इनफैक्ट ये लगातार जो FIS की बिकवाली है उसकी इंटेंसिटी करीब 500 करोड़ रुपए से लेकर 2500 करोड़ रुपए तक आते हुए दिखाई पड़ रही है। मेजरली कहीं 1200 करोड़, 1500 करोड़ और अब 2300 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली FIS तरफ से हुई है। आज के जानकार आशीष केलकर हमारे साथ मौजूद हैं, CEO kiranjadhav.com के। आशीष नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर क्या व्यू रख रहे हैं आप, क्योंकि दायरे के अंदर आज SGX निफ्टी तो अभी कामकाज कर रहा है, बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी माने हम? गुड मॉर्निंग सुमित जी। मैं आपके मत से सहमत हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक सीमित दायरे में ही आज कारोबार हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशनल पोजीशन देना चाहूंगा। अगर निफ्टी को हम 10,425 के ऊपर जाते हुए देखते तो ही खरीदारी करने की मैं सलाह दूंगा, और उस केस में 10,390 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और 10,500 का लक्ष्य हम अगले 2 दिनों के लिए देख सकते हैं। जी आशीष जी, अगर 10,425 के आसपास मार्केट हम बाय भी करते हैं तो क्या बैंक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? वहां से आपको लगता है कुछ सपोर्ट आएगा, या मेजरली जो बाकी इंडिसेस हैं IT जैसे या फार्मा जैसे, वहीं से कुछ एक्टिविटी होगी? बैंकिंग में से सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बाकी के जो सेक्टर है जैसे कि फार्मा है, ऑटो सेक्टर है, ये सेक्टर्स मेरे ख्याल से इस रैली में अगर 10,425 के ऊपर निकलता है तो ये सेक्टर्स निफ्टी को सपोर्ट करते हुए देखेंगे। ओके, कुछ कॉल्स भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं आशीष जी जहां पर खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं? हाँ सुमित जी, 2 स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें से पहला है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन FSL। एक बहुत ही अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट मिला है कल के क्लोजिंग बेसिस पे, तो मैं मानता हूँ इसमें बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। बाय करके चलना चाहिए। 49 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और पहला लक्ष्य जो होगा वो होगा 54.5 का अगले 2 दिनों में। और सुमित जी, दूसरा जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इसमें भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक तेजी दिखाई थी, तो मैं मानता हूं यहाँ पे खरीदारी करके चलनी चाहिए। आज भी बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। स्टॉप लॉस 1245 का होना चाहिए और लक्ष्य रहेगा 1315 का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी कॉल से बातचीत करने के लिए। तो पहले जो कॉल थी वो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, कल सेकंड हाफ का आउट परफॉर्मेंस थी और करीब करीब 50 रुपए के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। 54.50 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 49 से स्टॉप लॉस रखें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। 1315 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 1245 से स्टॉप लॉस रखें और करीब 1267 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। तो ये दोनों कॉल जो है ये आशीष जी की तरफ से आपको खरीदारी के लिए बताई गई है। इसके अलावा लगातार जो PNB फ्रॉड केस में कुछ और नए मामले सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहली खबर आ रही है कि जो नए ऑडिटर हैं PwC को उन्होंने चुना है इस पूरे केस को या फिर इस पूरे मामले को ऑडिट करने के लिए। और इसके अलावा अब कुछ नए मामले भी आ रहे हैं जो कि डेटा लीक को लेकर है। फ्रॉड सामने आया है डेटा लीक को लेकर। आइए देख लेते हैं उससे जुड़ी कुछ खबरें। तो PNB मामले में जो ऑडिटर्स हैं उनके ऊपर तो शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ ही रहा है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब नए ऑडिटर्स भी नियुक्त हुए हैं जो कि PwC है। लेकिन 10,000 क्रेडिट और डेबिट कार्ड लीक का जो डेटा है उसे लीक करने की खबरें आ रही हैं और संवेदनशील जानकारी जो है वो PNB की तरफ से अब लीक होते हुए दिखाई पड़ रही है। हांगकांग के अखबार एशियन टाइम्स ने यह खुलासा किया है। मनीष के पास पूरी खबर है, उनसे समझ लेते हैं। मनीष, क्रूशियल इंफॉर्मेशन है 10,000 क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होल्डर्स की जो लीक हुई है और ऐसा हांगकांग के एक पेपर ने खुलासा किया है। क्या है पूरी खबर?
धन्यवाद सुमित। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पीएनबी पहले से ही दिक्कतों में थी। अब एक नई खबर निकल के आई है कि उनके 10 लाख ग्राहकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जो डेटा है वो लीक हो गए। दिलचस्प बात यह है कि ये खुलासा जो है किसी इंडियन मीडिया कंपनी ने या इंडियन अखबार की तरफ से नहीं, बल्कि हांगकांग के अखबार एशियन टाइम्स की तरफ से किया गया है, जिसमें यह सीधे तौर पर बताया गया है कि 3 महीने तक लगातार इस तरह के संवेदनशील जो है डेटा जो है लगातार लीक किए जाते रहे हैं। एक कंपनी है वहीं की सिंगापुर की क्लाउडसेक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसने जो है लगातार पीएनबी को इस मामले में आगाह भी किया था कि इस तरह कोई डेटा लीक हो रही है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, देखिए, लेकिन उस पर कुछ किया नहीं गया। जब ये रिपोर्ट अब सामने आई तो निश्चित रूप से इसके बाद और भी चिंता बढ़ती हुई दिखेगी पीएनबी की कि आखिर उसके 10,000 ग्राहकों के इतने संवेदनशील डेटा जो है वो कैसे लीक हो सकते हैं, और ये तमाम डेटा जो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड को लेकर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये खबर का असर वापस से पीएनबी के लिए थोड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखेगा, और माना जा रहा है कि ये पूरा जो डेटा है बेहद ही गुपचुप तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पूरा लीक किया गया है। जी मनीष, क्या कोई अभी तक कंपनी की तरफ से कोई बयान आया या कोई एम्प्लॉय के इन्वॉल्व होने की कुछ खबरें हैं? मुझे लगता है कि अभी तो कुछ इस पर नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मामला आज दिन में और बढ़ेगा और जब इस पर जब पीएनबी से बातचीत होगी तब वो निकल के, क्योंकि अभी तक पीएनबी की इस मामले में कोई सफाई नहीं आई है। अभी सिर्फ ये खुलासा हुआ है, तो अब देखना होगा कि पीएनबी इस मामले में कब तक सफाई देते। पहले भी हमने देखा था जब घोटाले की बात आई थी तो पीएनबी ने अपनी सफाई देने में थोड़ी देरी तो की थी। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ये तमाम इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसके अलावा आपको इसी से जुड़ा हुआ कुछ और अपडेट भी देते हैं कि जानकारी देने वाली जो सिंगापुरी कंपनी है क्लाउडसेक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कहना है कि उन्हें का डार्क वेब पर एक ऐसी वेबसाइट मिली जो गूगल और बाकी सर्च इंजन में दर्ज नहीं थी। इस पर पीएनबी के कस्टमर्स का सारा डेटा गैर कानूनी तरीके से खरीदा बेचा जा रहा था। बता दें कि डेटा लीक होने का ये मामला ऐसे वक्त पे सामने आया जबकि पीएनबी पहले से ही लोन फ्रॉड केस से जूझ भी रहा है। तो पीएनबी के लिए एक डबल वैमी हो सकती है। पहले एक तरफ इनके फ्रॉड का मामला, नए ऑडिटर्स को लेकर जो इश्यूज चल रहे थे कंपनी लेके, और उसके अलावा जो डेटा लीक का जो मामला है वो भी सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये पीएनबी के लिए एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, और शायद आज इसके बाद कुछ और भी यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े पीएनबी के स्टॉक के ऊपर। इसके अलावा पीएनबी घोटाले के बाद चर्चा में आया रोटोमैक लोन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने रोटोमैक कंपनी प्रमोटर विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल कोठारी को गिरफ्तार कर लिया है। कोठारी पिता पुत्र को 7 बैंकों के कंसोर्शियम से लिए गए 3695 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान नहीं करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सीबीआई ने बुधवार को विक्रम कोठारी और बेटे राहुल से पूछताछ की थी। इससे पहले ईडी ने कोठारी और उनके परिजनों के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी थी। वहीं रोटोमैक ग्रुप के वकील ने साफ किया है कि वो गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में सभी जरूरी कदम उठाएंगे। ने उनको चूंकि ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया है तो अब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, और जब भी ये कोर्ट में इनको प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग उसको डिफेंड करेंगे। सीबीआई के पास आज की डेट में 2 ऑप्शन है, या तो उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके वहाँ से डायरेक्ट ये जेल चले जाए, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि उनको सीबीआई रिमांड पर मांग सकती है। तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जिस पर अगर वो रिमांड के लिए प्रयास करते हैं तो हम लोग विद फुल फोर्स उसको अपोज करेंगे और उनको रिमांड पर ना जाएं ऐसा प्रयास करेंगे। नजर डालते हैं एसएक्स निफ्टी पर भी किस तरह के संकेत हैं कि मार्केट्स में आज बहुत एक बड़े जो मूव है उसकी उम्मीद नहीं है। एटलीस्ट शुरुआती दौर में रेंज के अंदर ही मार्केट्स की शुरुआत हो सकती है। 10398 का लेवल देखने को मिल रहा है एसएक्स निफ्टी में। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं अंचल से और जान लेते हैं कुछ खबरों वाले शेयर भी। अंचल के पास तमाम खबरें हैं। अंचल, आज लिस्टिंग भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले फोर्टिस हेल्थ केयर, जीनस पेपर जैसी कुछ खबरें भी हैं। क्या है वहां पर डिटेल्स? बिल्कुल सुमित, पहले खबरों की बात कर लेते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर आपके फोकस में आना चाहिए। कारण ये है एनएसई ने अनाउंस किया है कि अगर कंपनी ने 1 मार्च तक नतीजे नहीं दिए तो एफएनओ से बाहर कर ली जाएगी। 28 मार्च के बाद से, यानी मार्च की एक्सपायरी होते ही इसे एफएनओ से बाहर कर दिया जाएगा अगर कंपनी 1 मार्च तक अपने रिजल्ट्स नहीं पेश करती है Q3 के। साथ ही इसमें कल एक और ट्रिगर था सुमित, इसमें एरिक ट्रस्ट करके एक शेयर होल्डर था जिसने करीब 36.93 लाख शेयर बेचे हैं। ये करीब 0.7% स्टेक है और जो भाव है 147 रुपये 42 पैसे पे। तो एक तरफ एफएनओ से बाहर होने का नोटिस और दूसरी ओर फंड का हिस्सा बेचने की खबर, दोनों का ही इंपैक्ट आज आपको शेयर पे एविडेंट दिखेगा। तो कहीं ना कहीं फोर्टिस हेल्थ केयर आपके फोकस में रहना चाहिए। अदानी ट्रांसमिशन में तेजी रह सकती है। कारण ये है कि कंपनी को एलओआई मिला है, लेटर ऑफ इंटेंट मिला है राजस्थान सरकार से। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए ये एलओआई मिला है तो पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे काम करेगा अदानी ट्रांसमिशन के लिए। आज फेडरल बैंक पे भी अच्छी खबर है। बैंक के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है स्टेक खरीदने को
कंपनी की योजना है इक्विरिस कैपिटल में हिस्सा खरीदने की, करीब 26% हिस्सा खरीद की योजना है, जिसको फाइनली बोर्ड से अप्रूवल मिल गया है। इसका एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट आज फेडरल बैंक में आ सकता है। अगर थोड़ा बाजार संभलता है, वापस से बैंकिंग में थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी आती है, तो डेफिनेटली फेडरल बैंक एक शेयर है जहां आपको फोकस रखना चाहिए। जीनस पावर की आप बात कर रहे थे, आज यहां तेजी रहती हुई दिखी। कारण है कंपनी ने 2 MOUs करार किए हैं। ये दोनों ही करार, एक महाराष्ट्र सरकार के साथ और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किया गया है। ये करार क्राफ्ट पेपर इकाई की लगाने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र में इकाई पर 1050 करोड़ का निवेश करेंगे करार के तहत, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 600 करोड़ का निवेश करेंगे इकाई लगाने पे। तो कहीं ना कहीं जीनस पावर आज आपके फोकस में होना चाहिए, जीनस पेपर माफ कीजिएगा, यहां तेजी बनती हुई दिखेगी। लास्टली इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहां पे फंड एक्टिविटी स्ट्रांग है और उसका एक अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। यूबीएस प्रिंसिपल ने 1.6 करोड़ शेयर कंपनी के खरीदे हैं। ये 3.4% हिस्सा है और 211 रुपए प्रति शेयर के भाव में खरीदा गया है। ये हिस्सा इन्होंने ओरिएंट ग्लोबल से खरीदा है। उसने करीब कल 1.64 करोड़ शेयर बेचे थे, तो उसका स्टेक अब यूबीएस ने लिया। एक बड़ा नाम जुड़ रहा है कंपनी के अंदर निवेशक के तौर पे, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज इंडिया बुल्स रियल में आ सकता है। जी, अंचाला जी की लिस्टिंग भी होने वाली है। किस तरह के प्रीमियम रहे थे वहां पर और कैसी उम्मीद लगाई जा रही है बाजार में? बिल्कुल, एस्टर डीएम हेल्थकेयर की लिस्टिंग है आज सुमित। और आईपीओ की जहां तक बात रही, आपको याद होगा आईपीओ उतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं था, उतना ज्यादा बड़ा रिस्पांस नहीं मिला। 1.3 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। जो इश्यू प्राइस तय किया गया है 190 रुपए तय किया गया है। ये हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड है, 180-190 का प्राइस बैंड था आईपीओ का, तो 190 रुपए का इन्होंने इश्यू प्राइस तय किया है। जानकारों से जहां तक बात की तो जानकारों को भी यही मानना था, बाजार इस समय जिस तरह का है और आईपीओ को जिस तरह का रिस्पांस मिला था, कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही है। आईपीओ से कंपनी ने करीब 980 करोड़ की रकम जुटाई है, जिसमें से कुछ हिस्सा डेट पेमेंट में जाएगा, कुछ हिस्से का की कंपनी मशीनरी खरीदेगी। तो ओवरऑल ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही है एस्टर डीएम हेल्थकेयर से आज। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंचल सभी खबरें बताने के लिए, लिस्टिंग समझाने के लिए कि आज किस तरह की हो सकती है। अब कमोडिटीज मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वंदना भारती हैं बातचीत करने के लिए। वंदना जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कल के सत्र में तो क्रूड पे काफी फोकस था, 2% के आसपास का उछाल देखने को मिला अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। भारतीय बाजारों के लिए कैसे चाल की उम्मीद लगा रही हैं आप? जिस तरीके से क्रूड में मूवमेंट आई और अनएक्सपेक्टेड हम लोगों ने देखा था कि इन्वेंट्री बिल्डअप की यहाँ पे संभावना थी, और वहां पे हम लोगों ने देखा कि कट डाउन होते हुए थोड़ा, तो उसका एक इम्पैक्ट बाजार पे आया। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेजी आ रही थी और कल के सत्र में हम लोगों ने ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा, उसका भी फायदा कमोडिटीज के हर काउंटर में आते हुए दिखा। तो मुझे लग रहा है कि कल के मार्केट में जिस तरीके से 4000 के ऊपर क्रूड ऑयल में ट्रेड हुआ, 4050 से ऊपर, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है प्राइसेस में। और आज जिस तरीके से फ्राइडे है, लास्ट सेलिंग डे है इस वीक का, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिलेगी। और एक हम लोग 4020 से 4030 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में क्रूड में एक रेंज बाउंड मूवमेंट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्टेड होगा। ओके, आपकी कमोडिटीज आप कहाँ पर दाव लगा रही हैं आज के लिए? मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉपर में एक अपसाइड आया था। मुझे लग रहा है कि कॉपर में फिलहाल जो ट्रिगर है थोड़ा सा डाउन साइड का होना चाहिए, यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए। बहुत ज्यादा मुझे नहीं उम्मीद है कि बहुत ज्यादा करेक्ट होगा, लेकिन ये कमोडिटी रेंज में ट्रैप है और मुझे लग रहा है कि एक बार 458 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे मार्केट एक बार आते हुए देख सकती है। तो मेरे ख्याल से उस छोटे से टारगेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेलिंग किया जा सकता है। साथ में मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर में अगर ध्यान दे तो मुझे लग रहा है कि जिंक में भी दोबारा से 1 से 2 रुपए तक की जो गिरावट है वो आ सकती है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। तो एक कॉपर को लेकर उनकी राय है, जहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं 465 के लेवल्स पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकवाली के लिए। और नेचुरल गैस पे भी उन्होंने बिकवाली की राय 172 के लेवल्स पे आप इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 168 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें और स्टॉप लॉस 174 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। 168 रुपए के टारगेट्स के लिए आप एनजी में बिकवाली कर सकते हैं। कॉपर में एक बार फिर नजर डालें, 465 रुपए के लेवल्स पे आप इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 458 रुपए के टारगेट्स के लिए 468 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप बिकवाली यूज कर सकते हैं यहाँ पे अपनी इस बिकवाली में।
चलिए, तो ये आपको इक्विटी रिलेटेड ट्रेडिंग कॉल भी आप देख लीजिए, जहां पे ओबरॉय रियल्टी पे इन्वेस्टर पॉइंट मानता है कि आप खरीदारी कर सकते हैं 496 रुपए के टारगेट्स के लिए। 479 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 480 प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा आपको कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की राय जारी 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए 1060 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉल्स आपको दी जा रही हैं वो खरीदारी की है। सुंदरम फास्टनर को लेकर आईडीबीआई कैपिटल ने एक कॉल निकाली है। 554 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 533 का स्टॉप लॉस रखे। 540 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। सेंचुरी प्लाई एक और नाम है, 321 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 309 310 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 313 314 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए, ये कुछ कॉल्स इक्विटी से रिलेटेड भी हैं, कमोडिटी से रिलेटेड भी हैं, लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस का व्यू कर लेते हैं। हमारे साथ संदीप मौजूद हैं तमाम आंकड़े लेके। संदीप, बताइए कौन कौन से ब्रोकरेज हाउस पे रिपोर्ट्स आई, कौन कौन से शेयर्स पे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं? 4 स्टॉक्स हैं सुमित जिसके ऊपर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई है। पहला स्टॉक है सीमेंस का। इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली एक सेल कॉल आई है। डॉइश बैंक ने यहां पे बिकवाली करने की सलाह दी है। उनका मानना है डाउनसाइड में 1030 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मौजूदा लेवल से करीब करीब 150 रुपए के आसपास की डाउनसाइड यहां आ सकती है। गोल्डमैन सैक्स से एक रिपोर्ट आई है डीमार्ट के ऊपर। उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा, टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है। पहले 1611 रुपए का टारगेट प्राइस था, अब इसे बढ़ाकर 1672 रुपए किया है। तो एक के बाद एक ब्रोकर्स इसके ऊपर पुलिश है और अच्छे खासे अपसाइड के टारगेट्स यहां दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है फेडरल बैंक के ऊपर। इंटरेस्टिंग देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन बाय की रेटिंग है यहाँ पे और टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं 145 रुपए के। आखिर में मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है अजंता फार्मा के ऊपर। बाय रेटिंग पहले भी थी, अब भी इसे मेंटेन कर रहे हैं और जो टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं वो 1840 रुपए के आसपास। सभी कॉल्स को देखिए, कन्विक्शन सबसे ज्यादा कहां पर है संदीप आपका? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई कन्विक्शन वाली बात है तो वो सीमेंस है। देखिए, कल आपको याद हो तो कोलगेट जैसे स्टॉक्स में 3% के आसपास का डिप था। अमूमन ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अब एक और भी रिपोर्ट है जिसके डिटेल्स मैं थोड़ी देर में शेयर कर पाऊंगा। लेकिन 2-3 ब्रोकर्स हैं जो कि अब सीमेंस के ऊपर नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो एक कॉल है जो कि आज सेल के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। चलिए, तो सीमेंस पे आप खास तौर से ध्यान रखें। काफी सारे ब्रोकर्स ने इनफैक्ट इसके ऊपर रिपोर्ट्स निकाली हैं और उसमें जो बिकवाली की एक रिपोर्ट आई है वो आपकी स्क्रीन पर है। डॉइचे बैंक की रिपोर्ट है, बिकवाली करके आप चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप ये सभी रिपोर्ट समझाने के लिए।